नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मेघा चड्ढा है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो पॉपुलर नर्सिंग होम पटना में प्रैक्टिस करती है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर है जब हम प्रेगनेंसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो 13 वीक्स से 26 वीक्स या 13 वीक्स से 28 वीक्स वाले ड्यूरेशन को कहा जाता है। इस ट्राइमेस्टर में मेनली जो पहले 3 महीने में जो सिम्टम्स होते हैं जिससे पेशेंट्स यूजुअली बहुत परेशान होते हैं, जैसे कि उनको वॉमिटिंग बहुत होता है, बार बार यूरिन पास करने का मन करता है, ये सारे सिम्टम्स जो है ईज़ ऑफ हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। आपको वॉमिटिंग वगैरह भी कम लगेगा, आपका एपेटाइट भी थोड़ा बढ़ेगा, थोड़े खाने का जो मन करता है वो भी बेटर होगा और खाने का जो टेस्ट लगता है वो भी थोड़ा इम्प्रूव करता है इस ट्राइमेस्टर में। और क्योंकि हमारे यूट्रस का साइज़ जो बच्चादानी है जिसमें बेबी ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है, तो जो बार बार यूरिन पास करने का जो प्रेशर रहता है वो थोड़ा ईज़ ऑफ हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रफली जो फर्स्ट हाफ है हम अप टू 20 वीक्स लेते हैं और जो सेकेंड हाफ है हम वो 20 वीक्स के बाद लेते हैं। अप टू 20 वीक्स बेसिकली जो प्रेग्नेंट मदर है उनके सिम्टम्स एक बार वेयर ऑफ होने के बाद उनका स्लोली एपेटाइट वापस आता है और इसी पॉइंट पे वेट गेन बढ़ता है। तो ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर हम अराउंड 5 kgs ऑफ वेट गेन एक्सपेक्ट करते हैं। पेशेंट का डाइटरी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ करता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें हमें रफली 300 to 400 कैलोरीज एक्स्ट्रा मोर देन व्हाट वी नॉर्मली हैव लेना होता है इस टाइम पीरियड में। कैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली पेशेंट्स का वेट लॉस एक्सपेक्ट करते हैं हम बाय अप टू 1 kgs और 2 kgs। इन दिस ट्राइमेस्टर वेट गेन वो रिप्लेनिश होके दोबारा से वेट गेन होना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे किसी भी मदर को सबसे खुश करने वाली चीज़ होती है विच इज़ की पहली बार बेबी का मूवमेंट फील होता है। ये वेरी कर सकता है, कोई लोगों को 18 वीक्स पे फील होता है, कोई लोगों को 24 वीक्स पे भी फील होता है। समटाइम्स पेशेंट्स जो है उसको अर्ली मूवमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको बस लगता है कि जैसे कि अंदर कोई बबल्स फूट रहे हैं या बटरफ्लाई जैसा लगता है उनको, वो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं जब तक एक्चुअल किक्स नहीं स्टार्ट करते हैं। तो दैट हैपन्स अराउंड 24 to 26 वीक्स। तो बट दिस इज़ द टाइम जब पेशेंट सबसे ज़्यादा अपने बेबी से कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि उनको मूवमेंट्स फील होना स्टार्ट होता है। एक और चीज़ जो बहुत पेशेंट्स अप्रिशिएट करते हैं और पेशेंट से ज़्यादा उनके फैमिली मेम्बर्स अप्रिशिएट करते हैं कि बम्प विजिबल होने लगता है। तो यूजुअली जैसे जो एकदम स्लिम पेशेंट्स होते हैं उनका बम्प अराउंड 16-18 वीक्स पे विजिबल हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स टू स्लाइटली इंक्रीज इन साइज आफ्टर दैट। एनाटमी से हम के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपका यूट्रस है वो पेल्विस के अंदर रहता है अप टू 12 वीक्स और वो स्लोली एब्डोमेन में आना स्टार्ट होता है आफ्टर 12 वीक्स। तो जो विजिबल बम्प है वो अराउंड 16 to 18 वीक्स पे पेशेंट का लोअर एब्डोमेन से विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। इस ट्राइमेस्टर में ऑर्गन फॉर्मेशन जो है, चाहे आपका जो लंग्स है, हार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, बेबी का जो न्यूरल डेवलपमेंट है, ब्रेन है, वो सारा ऑर्गन फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुका होता है। तो इसीलिए हम 20 वीक्स पे अनॉमली स्कैन कराते हैं जिसको हम लेवल 2 स्कैन बोलते हैं, वो हम करवाते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में बेबी का पूरा एनाटमी देखा जाता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ या कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है जिससे आगे जाके बेबी का लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इस ट्राइमेस्टर में आपको एवरी मंथ विजिट करना चाहिए डॉक्टर को, सो यू शुड हैव 3 एंटीनेटल विजिट्स। इस ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी है टेटनस का इम्यूनाइजेशन लेना। इसके 2 डोजेस दिए जाते हैं, दोनों डोजेस का एटलीस्ट 1 मंथ अपार्ट होना चाहिए और जो सेकेंड डोज है वो एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर डिलीवरी होनी चाहिए। आइडियली सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही पहला डोज दिया जाता है और जो सेकेंड डोज है वो हम लेटर हाफ ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में देते हैं। बहुत डॉक्टर्स जैसे मेरे क्लिनिक में भी हम लोग बूस्ट्रिक्स देते हैं इंस्टेड ऑफ टेटनस, क्योंकि बूस्ट्रिक्स में आप 3 डिजीज़ेस को कवर करते हैं जो कि डिफ्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस होता है। एक और इम्यूनाइजेशन है जो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होता है, वो है फ्लू शॉट्स।
ये अलग नाम से आता है, वैक्सी ग्रिप, वैक्सी फ्लू नाम से आता है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट होने के बाद में दिया जाता है और ये मदर और न्यूबॉर्न बेबी को भी अप टू 6 मंथ्स ऑफ लाइफ तक प्रोटेक्ट करता है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू से। इससे प्रोटेक्ट करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, तो कॉमन कोल्ड और फ्लू भी आगे जाके निमोनिया कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए इट्स बेटर कि पहले ही हम इम्यूनाइजेशन लेके रखें। तो जैसे जैसे एब्डोमेन का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो एब्डोमिनल स्किन में वो स्ट्रेच होने लगता है, उसकी वजह से वहाँ पे इचिंग एंड स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। दी स्ट्रेच मार्क्स जो है ये यूजुअली लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमेन से स्टार्ट होते हैं एंड दे कैन स्लोली प्रोग्रेस टू कवर द इंटायर एब्डोमेन। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक ही तरीका है कि स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई स्किन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच करता है और ज़्यादा उसमें ये मार्क्स आ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ें हैं, फेस पे पिगमेंटेशन होती है जिसको हम क्लोएज़मा एंड मेलाज़मा कहते हैं प्रेगनेंसी में। ये प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस की ही वजह से होता है। इसका कोई एक्टिव ट्रीटमेंट इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आफ्टर डिलीवरी अपने आप सबसाइड भी कर जाता है। एक ब्लैक कलर का लाइन होता है जिसको हम लीनिया निग्रा कहते हैं, जो एब्डोमेन के सेंटर पे आता है। एक ब्लैक कलर का एकदम लाइन जैसे कि स्टमक को डिवाइड करता हुआ आता है। उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो आफ्टर डिलीवरी जो है अपने आप वो फेड कर जाता है। स्ट्रेच मार्क्स जो है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो थोड़ी सम अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ नीडेड। ये नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि स्ट्रेच मार्क्स एकदम गायब क्यों नहीं हो रहे हैं, वो स्लोली ही फेड करते हैं। एंड एक जेनेटिक उसमें कंपोनेंट बहुत रहता है कि अगर आपकी मदर को हैं स्ट्रेच मार्क्स, आप जितनी भी कोशिश कर ले बहुत चांसेस हैं कि आपको होंगे ही। जस्ट एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने स्किन को एज मच एज पॉसिबल हाइड्रेटेड रखना है। एब्डोमेन के अलावा पूरे बॉडी में भी इचिंग ज़्यादा होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, स्पेशली पाम्स पे बहुत होती है, लेग्स में बहुत होती है। इचिंग इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, मगर हमें ये चीज़ रूल आउट करनी है कि कोई अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि बहुत बारी जॉन्डिस की वजह से भी ऐसे इचिंग होता है। तो इसीलिए अपने आप रेगुलर विजिट्स में रहें ताकि आपके जो डॉक्टर हैं वो रेगुलरली आपका लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहें और पता चलते रहे कि कोई अंडरलाइंग कॉज तो नहीं है ये इचिंग के, कि ये इचिंग खाली बस प्रेगनेंसी के ही वजह से है। जैसे हम सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 20 वीक्स के बाद की तरफ हम आते हैं, तब हमारी बॉडी स्लोली जो है थोड़ी हेवी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। जैसे नॉर्मली हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारे स्पाइन में रहता है, बट क्योंकि हमारा एब्डोमेन आगे की तरफ प्रोट्रूड करने लगता है तो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसकी वजह से एक टेंडेंसी टुवर्ड्स स्टम्बलिंग, टेंडेंसी टुवर्ड्स ट्रिपिंग है। इसीलिए अगर कोई एक्टिवली एक्सरसाइज करता है, जैसे अगर कोई रनिंग करती हैं या योगा करते हैं, तो आप अपना एक्सरसाइज ऑब्वियसली कंटिन्यू रखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका एक टेंडेंसी रहेगा ऑफ ट्रिपिंग एंड फॉलिंग, तो इसीलिए ज़्यादा केयरफुल रहना है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने एक्सरसाइजेस को टोन डाउन करके सिंपल वॉकिंग ही करें। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू कि आप प्रेगनेंसी में अगर आप फॉल करते हैं तो जैसे हमारा एब्डोमेन का बम्प आता है तो उस पे ट्रॉमा पड़ने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो प्रेगनेंसी के सेकेंड हाफ में ज़्यादा नोट होती है, स्पेशली 20 वीक्स के बाद होती है, दो डिजीजेस होती है। एक आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है और दूसरा प्री एक्लैम्सिया होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को हम तब कहते हैं जब पेशेंट जिसका पहले ब्लड शुगर नॉर्मल है, बट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स उनका ब्लड शुगर रेज्ड होने लगता है। इस बीमारी की ज़्यादा टेंडेंसी इंडियन पॉपुलेशन में है, तो इसीलिए इंडियन पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने डाइट में आप मीठा जो है एज मच एज़ पॉसिबल अवॉइड करें, और मीठे से ज़्यादा जो हिडन स्वीट्स होते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, आपका वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेचुरल शुगर जिस चीज़ में रहता है, जैसे फ्रूट्स होते हैं लाइक मैंगो, लीची, वो आप ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट एनीथिंग जिसमें एडेड शुगर है दैट इज़ बेस्ट अवॉइडेड, क्योंकि टेंडेंसी रहता है ऑफ हैविंग रेज ब्लड शुगर। रेज ब्लड शुगर होने की वजह से बेबी का मिसकैरेज होना या बेबी में एबनॉर्मेलिटीज़ होना, बेबी में कार्डियक डिफेक्ट्स होना,
बेबी का सडनली डेथ हो जाना यूट्रस के अंदर और प्री टर्म डिलीवरी होना, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन करी वो प्री एक्लैम्सिया। प्री एक्लैम्सिया होता है जब प्रेगनेंसी में हमारा हाई ब्लड प्रेशर रहता है और साथ में यूरिन में जब प्रोटीन आने लगता है। तो यूरिन में अगर प्रोटीन आता है और हाई ब्लड प्रेशर होता है बियॉन्ड 140/90, ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। प्री एक्लैम्सिया में भी सेम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बेबी का कभी भी लॉस हो सकता है, बेबी का ग्रोथ बहुत कम हो सकता है या कभी कभी बेबी बहुत ओवरग्रोन और एडिमेटस भी हो सकता है। एंड इसकी वजह से मदर को भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मदर को लिवर डिजीज़ हो सकता है, कार्डियक डिजीज़ हो सकता है, मदर को लंग्स में पानी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना का एक ही तरीका है कि इसका अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप हर महीने अपने एंटीनेटल अपने विजिट्स के लिए जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले ताकि आपका हर बारी ब्लड प्रेशर चेक हो, आपका हर बारी यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं वो चेक हो। एंड अपना जो आपके सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं आयरन एंड कैल्शियम, उसमें कैल्शियम बहुत ज़रूरी है इस प्री एक्लैम्सिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। प्रेगनेंसी में स्पेशली लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में 20 वीक्स के बाद में स्वेलिंग भी बहुत स्टार्ट हो जाती है, जो मोस्टली पेशेंट के एंकल्स पे और लेग्स पे रहती है। तो जो एंकल में स्वेलिंग होती है उसको हम इडीमा कहते हैं, पीडल इडीमा कहते हैं। इडीमा जो है उसको हम फिजियोलॉजिकल मतलब कि नॉर्मल हम तब मानते हैं अगर वो दिन भर काम करने के बाद आया है। अगर आप सो के उठे हैं और तब भी आपको स्वेलिंग है तो फिर वो नॉर्मल नहीं है, तब उसके लिए आपको कॉजेज़ रूल आउट करने पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि कहीं किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, लिवर में प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अदरवाइज जो प्रेगनेंसी का फिजियोलॉजिकल इडीमा है वो हर पेशेंट को मोस्ट पेशेंट्स को होता है। उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि एक तो जब आप बैठते हैं मेक श्योर कीजिए कि सामने एक स्टूल रख के बैठे ताकि आप उसके ऊपर अपने लेग्स को रख के उसको एलिवेट करके आप रख पाएँ। और दूसरी चीज़ कि एज मच एज़ पॉसिबल 7 o'clock या 8 o'clock के बाद अपने डाइट से सॉल्ट थोड़ा अवॉइड कीजिए। उसके बाद अगर आपको इफ़ यू फील हंग्री फ्रूट्स लीजिए, बट सॉल्टी चीज़ जैसे हमारी सब्ज़ी वगैरह होती है उसको आप अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी में अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ऑब्वियसली नेसेसरी है बिकॉज उसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके बेबी को पड़ता है, बट साथ के साथ अपने मेंटल हेल्थ को मत निगलेक्ट कीजिए और मत भूलिए, क्योंकि स्पेशली थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम बहुत वल्नरेबल स्टेट में होते हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स का बहुत डिसबैलेंस होता है और कब डिप्रेशन आना, लो मूड होना, नाइटमेयर्स होना, स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया होना या कभी कभी डे टाइम सोमनोलेंस मतलब कि दिन भर में बहुत नींद आना, बहुत टायर्ड फील होना, ये कॉमन सिम्टम्स है प्रेगनेंसी में। कभी भी किसी भी सिम्टम के लिए शेमफुल नहीं फील करना है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कभी भी इसके लिए गिल्टी नहीं फील करना है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। एज मच एज़ पॉसिबल कोशिश कीजिए कि आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप नॉर्मल रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। बट दैट बीइंग सेड, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने आप को फोर्स नहीं करना है आपको नॉर्मल होने का। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत एंग्जाइटी होता है या बहुत ज़्यादा लो मूड लगता है, अगर आपको क्राइंग टेंडेंसी ज़्यादा लगती है जो आप नहीं कोप कर पाते हैं, तो आप कभी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं या किसी साइकाइट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर मेडिसिन जो आप ले सकते हैं जो सेफ़ होते हैं प्रेगनेंसी में, जो आपके सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत बारी प्रेगनेंसी के जो ये सिम्टम्स हैं दे कैन बी बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज़, तो इसीलिए जैसे अपना थायराइड आपको चेक कराना ज़रूरी होता है, लिवर फंक्शंस इसमें चेक कराने ज़रूरी होते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना ज़रूरी होता है। अगर ये सब चीज़ें रूल आउट होते हैं और तब भी आपको लगता है कि आप नहीं कोप कर पा रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है, देन इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। बट इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अपने मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितना कि आप अपने फिजिकल हेल्थ को देते हैं। आई होप कि मेरे ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा एंड आपको कुछ नई चीज़ें पता चली हों अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। आपको कभी भी अगर मेरे से कंसल्ट करना है तो माय टाइमिंग्स आर मंडे टू सैटरडे 11 o'clock to 5 o'clock, और आप अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे लिख दिया जाएगा 7764950853। सो आपको कोई भी डाउट हो या अगर कभी भी आके विजिट करना हो तो आप कर सकते हैं। एंड टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी प्रेगनेंसी।